बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन भाईचारा हाँ भतीजा। ऐसा लग रहा है कि अब इस कहावत के मायने पूरी तरह से बदल गए हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको इस तथाकथित चमत्कारी के भाई की गुंडई की तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें साफ साफ ये मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए मुंह में सिगरेट दबाए और हाथ में असलहा लहराते हुए देखा गया था। FIR दर्ज हुई, मगर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। बाद में जिस दलित की शादी में तांडव मचाया गया था, उस लड़की के पिता ने बयान दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री का भाई शालिग्राम असलहा नहीं बल्कि टॉर्च लिया था, टॉर्च। लेकिन अब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का साथ मिलने के बाद दलित लड़की के पिता ने जो खुलासा किया है, जो बयान दिया है और जो आरोप लगाया है, वो काफी है। न सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को जेल भेजने के लिए, बल्कि खुद धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर भी कार्रवाई के लिए। सुनिएगा किस तरह से एक दलित बुजुर्ग अपने साथ हुए कांड को बता रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने जो किया वो तो कुछ भी नहीं था, असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। पूरी बात आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे इनकी। आप हैं हमारे देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। जिस दिन इन्होंने शपथ ली थी, मैंने वीडियो किया था और कहा था कि जो लोग भी इनके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उन्हें इनसे बड़ी उम्मीद है। और ऐसा लग रहा है कि अब वो उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। एक के बाद एक अपने वक्तव्य और आदेशों में जिस तरह की तटस्थता मुख्य न्यायाधीश दिखा रहे हैं, देश की वर्तमान सत्ता के लिए वो घातक है, परंतु देश की जनता और देश की संविधान के लिए उतना ही लाभदायक है। एक बार फिर से मुख्य न्यायाधीश ने कथित अदानी फ्रॉड के मामले में तगड़ा वाला झटका दे दिया है। इस पर भी आगे विस्तार से बात करेंगे। हमारे देश में आजकल आर्टिकल 19 यानी अभिव्यक्ति की आजादी का क्या हाल हो चुका है, इसका एक जीवंत प्रमाण सामने आया है। हालांकि इस तरह की चीजें आए दिन हो रही हैं, मगर ये जो हुआ है वो देश की वर्तमान लोकतांत्रिक स्थितियों को समझने के लिए पर्याप्त है। इसके साथ ही आपसे जुड़े हुए कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। पहले रामराज वाले उत्तर प्रदेश की इस खबर को देखिए। 7 साल का मासूम रौनक घर के पास ही शाम को खेलने निकला था, बहुत देर तक वापस नहीं आया। इसके बाद परिवार वालों ने गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई। दूसरे दिन गन्ने के खेत में इस मासूम की लाश मिली है। गले पर रस्सी के निशान भी बताए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस मामले का खुलासा कर लेंगे। अडानी के कथित फ्रॉड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग के शोधकर्ता पर FIR और जांच का निर्देश दे, वो भी सेबी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को। इसके साथ ही एक प्रमुख मांग यह भी थी कि जो भी सूचीबद्ध कंपनियां हैं शेयर मार्केट में, उनसे संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स को रोका जाए और इसे रोकने के लिए एक गैग ऑर्डर लाया जाए सुप्रीम कोर्ट द्वारा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा वाला झटका देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें अदानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, को लेकर सुप्रीम कोर्ट मीडिया के खिलाफ कोई निषेधात्मक आदेश पारित नहीं करेगा। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि अडानी मामले की जांच के लिए जो समिति बनेगी वो हम बनाएंगे, हम फैसला करेंगे कि उसमें कौन होगा। सरकार द्वारा बंद लिफाफे में दिए गए नामों पर मंजूरी नहीं मिलेगी। यानी कि ऐसा लग रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार का सारा पैंतरा DY चंद्रचूड़ के सामने फेल होता नजर आ रहा है। वहीं एक बात और समझने वाली है, वर्तमान चीफ जस्टिस का कार्यकाल 2024 के अंत तक का है और 2024 के मध्य में ही देश में लोकसभा के चुनाव है। केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के लिए बहुत ही बड़े खतरे की घंटी है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से पिछले 8-9 सालों में मोदी सरकार जिधर नजर घुमा देती थी, सब कुछ उसी के फेवर में नजर आ रहा था। अब वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के मामले में तो ऐसा ही नजर आता है। फिलहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। वहीं अडानी ग्रुप को लेकर एक और बड़ी खबर है। 1 महीने पहले तक दुनिया में जो 2 नंबर का अमीर था, आज वो अंडर 30 से भी बाहर हो गया है और 33वें स्थान पर पहुंच गया है। मैंने अपने कई वीडियोस में 2 नंबर का अमीर कहा तो कुछ लोग उसका दूसरा ही अर्थ निकाल रहे थे। अरे 2 नंबर का मतलब दूसरा स्थान, वो वाला 2 नंबर नहीं। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वो वाला 2 नंबर ही बताती है, लेकिन हम जज तो है नहीं। अब पहले वरिष्ठ साहित्यकार अशोक वाजपेयी जी की बात कर लेते हैं। इसके बाद इस तथाकथित चमत्कारी के मामले पर बात करेंगे। दिल्ली में आयोजित अर्थ द कल्चर फेस्ट में वरिष्ठ साहित्यकार अशोक वाजपेयी जी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन जो शर्त रखी गई वो बताती है कि हमारे देश में वर्तमान में लोकतंत्र और बोलने की आजादी की क्या हालत हो चुकी है। इनसे कहा गया कि राजनीतिक या फिर सरकार की आलोचना करने वाली कविताएं मत पढ़िएगा। इसकी सूचना खुद वाजपेयी जी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में दी है कि मैं आज इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझसे कहा गया है कि मैं ऐसी ही कविताएं पढ़ूं जिसमें राजनीति या सरकार की सीधी आलोचना न हो। मेरे लिए इस तरह का सेंसरशिप अस्वीकार्य है। यानी कि साहित्यकार अशोक वाजपेयी ने इस कार्यक्रम में जाने से ही मना कर दिया। यह साफ साफ धिक्कार है उन साहित्यकारों, उन कवियों के ऊपर जो सत्ता के सामने नतमस्तक होकर जूतियां साफ करने वाली कविताएं पढ़ने लगते हैं। इसके साथ ही यह काफी चिंताजनक भी है कि किस तरह से छोटी छोटी जगहों पर भी लोगों के बोलने और अपने विचारों को रखने की आजादी का हनन किया जा रहा है
उन पर रोक टोक की जा रही। अब बात करते हैं इन महाशय। कुछ सप्ताह पहले इन पर ढोंग और पाखंड का आरोप प्रोफेसर श्याम मानव ने लगाया था। यह भी कहा गया था कि चुनौती स्वीकार करने के डर से 2 दिन पहले ही कार्यक्रम खत्म करके ये साहब भाग लिए थे। बाद में कितना सारा ड्रामा हुआ ये सब आपको पता ही है। गोदी मीडिया लगा हुआ था इस तथाकथित चमत्कारी को भगवान बताने में, इसका प्रचार प्रसार करने में, और यह कार्यक्रम लगातार चल ही रहा था कि इसी बीच दुनिया को संस्कार और संस्कृति का पाठ पढ़ाने वाले तथाकथित चमत्कारी का भाई अपने संस्कारों का परिचय देने लगा। अपने ही गांव की एक दलित बेटी की शादी में जाकर तांडव करने लगा। मुंह में सिगरेट, हाथ में कट्टा, जुबान पे भग भग गाली, बजाओ ताली, ये सब कुछ हुआ था, आपने देखा था। इसके बाद जिस दलित लड़की की शादी में ये सब कुछ हुआ, उसके पिता ने मीडिया में बयान दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री के भाई के हाथ में असलाहा नहीं बल्कि टॉर्च था। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो न सिर्फ छोटका को बल्कि बड़का यानी तथाकथित चमत्कारी को भी कटघरे में खड़ा करता है। कुछ दिन पहले भीम आर्मी के चीफ ने कहा था कि यदि कार्यवाही नहीं हुई तो हम आगे का रास्ता तय करेंगे। और अब जब चंद्रशेखर आजाद का साथ इस दलित परिवार को मिला है, इस दलित बुजुर्ग को मिला है, तो उन्होंने सारी असलियत बाहर कर दी है। मीडिया वालों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 11 तारीख को मेरी बेटी की शादी थी, शालिग्राम महाराज आए थे। इन बुजुर्ग की बातों पर ध्यान दीजिएगा। एक गालीबाज को, एक लुच्चे को जो इनकी बेटी की शादी में तांडव करता है, उस आदमी को भी ये महाराज बुला रहे हैं। ये जातिवाद की उपज है। देखिए, ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि शालिग्राम के हाथ में पिस्टल था, उसने मारपीट की, कुर्सियां तोड़ी, धमकाया, गालियां दी। मेरी लड़की की शादी थी 11 तारीख तो शालिग्राम महाराज आए तो उन्होंने पिस्तौल लिए थे हाथ में और उन्होंने मतलब जो है मारपीट की और मतलब जो है डराया, धमकाया, कई लोगों को मतलब जो है तोड़ दिया और कुर्सियाँ भी तोड़ दी। जब इस बुजुर्ग से पूछा गया कि आपने क्यों कहा कि शालिग्राम के हाथ में असलाहा नहीं बल्कि टॉर्च था, इस पर दलित बुजुर्ग ने जवाब दिया कि उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था, मेरे ऊपर दबाव था, मैं डरा हुआ था, इसीलिए मुझसे जो कहा गया मैंने वही कह दिया। इतना ही नहीं, इस बुजुर्ग ने यह भी बताया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इन्हें अपने पास बुलाया और धमकाया, इन पर दबाव बनाया कि जैसा मैं कहता हूं मीडिया के सामने वैसा ही बयान दे दो। मुझे दबाव था, इसलिए मतलब जो है अकेला आदमी क्या करेगा। अगर मैं जब मेरे साथ में कोई नहीं होगा तो वो तो डर के मारे मतलब जो है यही बोलेगा था। लेकिन सच्चाई यही जो मैंने आपसे अब बोला, वो कह रहे थे कि आप मतलब उन्होंने आप मीडिया वाले भेज रहे थे तो उन्होंने बताया कि जैसा हम कहेंगे वैसा बयान दे देना। दबाव बना के अच्छा, धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री ने दबाव बनाया। हाँ जी, तो हमने मतलब जो साहब वैसे ही बोल दिया। अभी अब क्या चाहते हैं? अब हम तो साथ में आए चाहते हैं। वाह क्या बात है। इस बुजुर्ग की बातों में कई सारी चीजें छुपी हुई हैं। पहली तो ये कि जिसकी बेटी की बारात में एक गुंडा टाइप का आदमी सरेआम गाली गलौज करता है, कुर्सियां तोड़ता है, लोगों को धमकाता है, गरियाता है, उसके लिए भी ये दलित महाराज शब्द का उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, छोटे भाई ने जो किया वो तो कर ही दिया, बजाय इसके कि उसके कर्मों के लिए माफी मांगी जाए, उस पर डांट फटकार लगाई जाए, उसे उसके कर्मों की सजा दिलवाने की मांग की जाए, पीड़ित को ही धमकाया जा रहा है। और ये धमकी वो दे रहा है जो दुनिया के कल्याण की बात करता है, जो हिंदुत्व का नारा ठोकता है, जो भारत को हिंदू राष्ट्र का बनाने की वकालत करता है और दम भरता है कि बनाकर छोड़ूंगा। वो आदमी इस देश के एक दलित बुजुर्ग को धमका रहा है, उनसे गलत बयानी करवा रहा है। क्या इस सब के बावजूद भी इस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे देश की पुलिस, हमारा कानून, हमारे देश का संविधान इतना कमजोर हो चुका है? सब कुछ राजनीति के सामने नतमस्तक हो चुका है? क्या वोट की राजनीति इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है कि किसी के साथ भी कुछ भी हो जाए, वोट बने रहना चाहिए? याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में कहा था कि चाहे तो मुझे मार लेना, मेरे दलित भाई बहनों को कुछ मत करना। अब कहां है? अब कहां है वो लोग जो इतनी लंबी लंबी बातें किया करते थे? वो सारे नेता जो दलितों के लिए चुनाव में कुछ भी कर जाते हैं, उनके साथ बैठकर खाना खा लेते हैं, होटल से मंगाकर ही सही, खाने की नौटंकी तो करते ही हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में एक दलित को न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद को ही आगे क्यों आना पड़ता है? कुछ दिन पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं समेत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता कमलनाथ भी मौजूद थे। ऐसे में क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? बहरहाल, हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को